राज्यवर्धन सिंह राठौर इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं, अदिति अपना वोट कास्ट कर रहे हैं, लेकिन इन तस्वीरों के साथ जल्दी से आप बताते चलिए कि इनका भी भविष्य इन चुनाव और इन चुनावों के नतीजों पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है, क्योंकि विधानसभा चुनावों में हमने देखा किस तरीके के रिजल्ट रहे, उसके बावजूद भरोसा, और अब सांसदी के लिए लड़ रहे हैं। बिल्कुल, अभी ये विधायक हैं, मंत्री भी हैं, उससे पहले ये सांसद थे और आज जिस सीट पर चुनाव है वहां पर ये सांसदगी कर चुके हैं। इस बार इन्होंने जो प्रत्याशी जिनको उतारा है अपनी सीट पर, उनके लिए इन्होंने चुनाव प्रचार भी किया। इन्फ्लुएंसर हैं, युवा नेता हैं, राजपूत बड़े नेता हैं और इम्पैक्ट भी रखते हैं। ये बात अलग है कि तमाम तरीके की इनकम्बेंसी, एंटी इनकम्बेंसी, ये चीजें आसपास मंडराती रहती हैं, लेकिन राजस्थान में अगर आज इनका कद देखा जाए तो अदिति, मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह की ताकत करना और मोदी जी को फिर तीसरा बार प्राइम मिनिस्टर बनाना अपने काम है और सबको बहुत डालिए बोलता हूँ। आदित्य बात पूरी कीजिए। तो जो जिनकी हम बात कर रहे थे, और ये हालांकि मणिपुर की जो तस्वीर हमने देखी वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। फेज पहला चुनाव है और उसमें मणिपुर का इम्पैक्ट कैसे देखने को मिलेगा। 2 असेंबली चुनाव भी हैं, लोकसभा चुनाव भी है, वहां पर सब जगह वो मणिपुर में हुए हादसे का पॉजिटिव नेगेटिव हर तरह का इम्पैक्ट दोनों ही चाहे विपक्ष और पक्ष के लिए देखने को मिलेगा। बहरहाल हम वापस राजस्थान पे पहुंचते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस सीट पर चुनाव है आज, ग्रामीण जो है जयपुर ग्रामीण, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में आगाज किया था उस सीट पे कोटपुतली से चुनाव प्रचार का, और वहां पर उन्होंने तमाम तरीके की बातें की जिसमें भ्रष्टाचार, परिवारवाद की बात की। ये सीट भी बहुत महत्वपूर्ण है, टक्कर वाली सीट है। लेकिन आपको बता दें कि एक जैसा एक बयान अभी जो राजपूतों को लेकर जो गुजरात से निकलकर अब मध्य प्रदेश, राजस्थान तक पहुंच रहा है, कहीं ना कहीं इस बार पहली बार राजपूतों में हल्की सी नाराजगी देखने को मिल रही है। हालांकि राजपूत 100% वोट बैंक है भारतीय जनता पार्टी का, फिर भी हल्की सी नाराजगी है और उसी नाराजगी को समेटने के लिए दिया कुमारी और राज्यवर्धन सिंह राठौर ने पिछले दिनों काफी मशक्कत की और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि कामयाब भी हो। अजय जी, इस पर आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, लेकिन उससे पहले जीतन राम मांझी से खास बातचीत की है हमारे सहयोगी सर्वेश ने, लेकिन उससे पहले भूपेन्द्र चौधरी इस वक्त उनकी प्रतिक्रिया सुन ले रहे। और मुझे खुशी है हमारी पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्षों के जो हमारी सरकार का रिपोर्ट कार्ड है, लेखा जोखा है, उस लेकर जो हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, हमारा जो डेवलपमेंट का एजेंडा है, विकास की योजनाएं हैं, माइक नीचे कर लो यार, उसे लेकर हम जनता के बीच में हैं। और मुझे विश्वास है कि आज जिस प्रकार ये लोकतंत्र के इस उत्सव में सबका कर्तव्य है और मेरी सभी मतदाताओं को खूब खूब शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं। सर, आपकी जीत को लेकर आप कितने आश्वस्त हैं? मैं 101% आश्वस्त हूँ, अच्छे मार्जिन से मैं चुनाव जीतूंगा। नागपुर सीट पर भी सर मैं जरूर चर्चा करना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले जीतन राम मांझी ने क्या कहा एक्सक्लूसिव बातचीत में भारत 24 के साथ, मेरे सहयोगी सर्वेश के साथ सुन लेते हैं। जीतन राम मांझी जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं गया लोकसभा सीट को? गया लोकसभा सीट को हम कोई चुनौती ही नहीं माना है। हम यहाँ की जनता चुनाव लड़ रही है। जनता को ये विश्वास है कि जीतन मांझी चीफ मिनिस्टर रहा है, 9 महीना में बहुत अच्छा काम किया है और 8 बार विधानसभा का सदस्य रहा है। इसका अनुभव और राजनीतिक चेतना के चलते गया और दक्षिणी बिहार का बहुत बड़ा विकास होगा। इसलिए जीतन मांझी को सब जात के लोग, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, एम-बाई का जो समीकरण है सब ध्वस्त हो गया है और काफी संख्या में यहाँ लोग हमको वोट कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि देश के नाम पर वोट कर रहे हैं, विकास के नाम पर वोट कर रहे हैं। पीएम मोदी कह रहे हैं कि वहाँ से खुद वो लड़ रहे हैं आपकी जगह। ये ठीक है, देश के नाम पर भी हमारे नरेंद्र मोदी जी के कॉल पर लोग दे रहे हैं कि ये भारत का विकास का मामला है, 400 पार होंगे, भारत के लिए बहुत अच्छा काम और होगा, जिससे समूचे विश्व में हमारा नाम और ध्वजा फैलेगा और भारत विश्व का 3rd अर्थव्यवस्था बनेगा। इसके लिए जरूरी है कि 400 पार होना चाहिए। इसलिए उनके नाम पर 90% उन्हीं के नाम पर हो रहा है, 10% हमारे नाम पर होता है। तेजस्वी यादव के मौजूदगी में जिस तरीके से चिराग पासवान की मां को गालियां दी गई, क्या तेजस्वी यादव पे कार्रवाई होनी चाहिए? वो हीनियस क्राइम है, वो अपराध है, SC/ST एक्ट के परिधि में है। SC/ST एक्ट पर के तहत पर
कहने वाले और एवं तेजस्वी प्रसाद पर मुकदमा होना चाहिए। आपके नाम में ही राम है, लेकिन विरोधी कहते हैं कि आप राम के विरोधी हैं। उसको पता नहीं, वो राम की भक्ति के बारे में जानता नहीं है, वो दिखावा करता है। जीतन मांझी दिल से राम को मानता है और तभी जीतन राम लिखता है, जगजीवन राम लिखता है, नथुनी राम लिखता है, दिलकेसर राम लिखता है। सब राम, हम लोग राम के भक्त होते हैं। वो लोग दिखावा करते हैं सिर्फ, इसलिए राम की बात वैसा करते हैं। काफ़ी अवेयरनेस लोगों को दिया गया है और हर एक पॉलिटिकल पार्टी के ज़रिए से भी लोगों को काफ़ी अवेयरनेस दिया गया है। और इस बार का जो चुनावी जो माहौल है ऑलरेडी पूरे अरुणाचल प्रदेश में पूरा तय है कि इस बार पूरे राज्य भर में कमल का फूल खिलना पूरा तय है। इस बार तो भारतीय जनता पार्टी एक नया रिकॉर्ड के साथ इस राज्य में हम लोग आंकड़ा गिनेंगे विधानसभा में, और लोकसभा का दोनों सीट दोनों कमल में ही जाएगा। और विद थम्पिंग मेजोरिटी हमारा दोनों लोकसभा भी यहाँ से हम लोग चुन के पार्लियामेंट में भेजेंगे। क्या लगता है कि 60 में से 60 सीट आने की उम्मीद है या कुछ कम रहेगा? बिल्कुल, अभी उम्मीद तो पूरा है, 60 आउट ऑफ 60। पिछले 2019 इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को राज्य में 41 सीट्स मिला था। इस बार हम पूरा उम्मीद करते हैं कि 60 में से 60 सीट्स पूरा बीजेपी में आने का। 10 सीट तो ऑलरेडी खाते में है, केवल 50 सीट पे फाइट है। बिल्कुल, जैसे भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिक्स ऑन परफॉर्मेंस को देते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो इस बार का चुनाव में देखिए, अरुणाचल के सीएम पेमा खांडू को इस वक्त आप सुन रहे थे, उनकी प्रतिक्रिया इस खास मौके पर और जीत की बात को दोहराते हुए इस वक्त वो नजर आए। अरुणाचल प्रदेश अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। इससे पहले नितिन गडकरी की आपने प्रतिक्रिया सुनी, लेकिन आइए बाकी मेहमानों के पास जाने से पहले जल्दी से इस वक्त की एक बड़ी खबर बिहार को लेकर, क्योंकि बिहार में भी एक तरफ जहां पर मतदान जारी है तो दूसरी तरफ वहां का वोटिंग परसेंटेज 4 लोकसभा सीटों को लेकर सामने आ चुका है। बिहार की 4 लोकसभा सीटें, जिसमें जमुई में सुबह 9 बजे तक 9.12%, नवादा में 7.10%, गया में 9.30% वोटिंग हो चुकी है और औरंगाबाद में 6.01% वोटिंग हो चुकी है। बिहार की ये 4 लोकसभा सीटें हैं। औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई, इन लोकसभा क्षेत्रों में सीटों पर 9 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज क्या रहा वो आपने देखा है। अब 8 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। वोट कास्ट किया गया मोहन भागवत की तरफ से नागपुर में, हरिद्वार में पहुंचे त्रिवेंद्र सिंह रावत, कमलनाथ पहुंचे मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा, पी चिदम्बरम शिवगंगा पहुंचे और कन्हैया इस वक्त बात कर रहे हैं आईजी बस्तर से। एक्सक्लूसिव बातचीत एक बार सुनवा देते हैं। हैं उनकी सुरक्षा देना, दूसरा मतदान कराने जो टीम गई है और उनकी सुरक्षा में जो जवान है उनको सुरक्षित वापस लेकर के आना। तो क्या लगता है कि आपकी बार के चुनाव में किस तरीके से सतर्कता बरती जा रही है? बस्तर लोकसभा क्षेत्र के 150 से अधिक मतदान केंद्र के दल को हमने हेलीकॉप्टर के माध्यम से इंडक्शन किया है और अन्य जो मतदान दल जैसे अपना अपना साधन से उनका सुरक्षित तरीके से उन्हें भी मतदान केंद्र तक पहुंचाए गए थे कल। और आज प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद आवश्यकता अनुसार और परिस्थिति के आधार पर हमने निर्णय लेकर कौन सी मतदान दल को कैसा वापस जिला मुख्यालय तक और स्ट्रांग रूम तक उनकी ईवीएम पहुँचाने का वो पूरा ऑलरेडी होमवर्क हो चुकी है। उसका स्थानीय प्रशासन और उधर के जो जिला पुलिस बल और अन्य जो CAPF बल हमें आवंटित है, सबके आपस में समन्वय स्थापित करके कार्य को एग्जीक्यूट की जा रही है। हमें पूरा विश्वास है, मतलब आज की जो प्रोसेस काफ़ी अच्छी तरीके से पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सर, आप अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में आपने कई चुनाव देखे होंगे। आज 2024 का लोकसभा का ये चुनाव और बस्तर जैसी जगह पर इसको संचालित करना और आज के 10 साल पहले या 5 साल पहले का जो चुनाव, उसमें क्या अंतर आपको नज़र आ रहा है? जिस तरीके से विगत दिनों में जो माओवादियों के खिलाफ प्रभावी रूप से कार्रवाई हुआ है, क्योंकि प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी माओवादी संगठन एक लोकतंत्र व्यवस्था के विरुद्ध में उनके एक आइडियोलॉजी रहते हैं। इस व्यवस्था को, लोकतंत्र व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के लिए उनको लगातार उनकी स्ट्रैटेजी रहते हैं, उनकी जो कार्रवाई भी उसी दिशा में रहते हैं। इन सब विषय को देखकर क्षेत्र की जनता भी माओवादियों की असली चेहरा है, जो एक विकास विरोधी, जन विरोधी के अलावा एक लोकतंत्र व्यवस्था के विरोधी चेहरा को भी देख लिया, जान लिया, पहचान लिया। इसलिए उनकी किसी प्रकार का जो दिग्भ्रमित बातों में नहीं आ रहा है। और विगत लोकसभा इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन में भी क्षेत्र की जनता द्वारा काफ़ी अधिक संख्या मतदान केंद्र तक पहुंचा और अपना मताधिकार प्रयोग किया। उस हिसाब से हमको मैदान में एक लोकतंत्र व्यवस्था के प्रति एक आकर्षण, एक रुझान, एक विश्वास हमको देखने के लिए मिल रहा है और निश्चित रूप से ये आने वाला समय में और मजबूत होगा और इस दिशा में हम मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। सर, एक सवाल है, अभी अगर हम कुछ दिनों की बात करें, 3 महीने की बात करें, तो नक्सल पे बहुत बड़ी कार्रवाइयाँ हुई हैं। बहुत बड़ी संख्या में
में नक्सलियों को ढेर भी किया है पुलिस ने। पूरा देश इस बात को लेकर के जवानों के साथ है, उत्साहित होते हैं लोग। लेकिन कुछ लोगों का आरोप है, ये राजनीतिक सवाल जरूर हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों का आरोप होता है कि वो जो नक्सली हैं वो नक्सली नहीं थे, इसकी जांच होनी चाहिए, फर्जी एनकाउंटर हैं, इस तरीके की जो बातें हैं वो पूरे चुनाव के पहले इसको प्रसारित किया जाता है। जबकि नक्सलियों की तरफ से भी लेटर जो जारी होता है उसमें भी उन्होंने ये बताया कि जो मारे गए हैं वो नक्सली थे। तो आपको नहीं लगता कि ये जवानों के साथ मोरल डाउन करने वाली जैसी चीज़ है? क्योंकि आप अगर हम बस्तर की बात करें तो चाहे वो पुलिस फोर्स हो चाहे और सुरक्षा के जवान हो, आप उनको लीड करते हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये गलत चीज़ें प्रसारित नहीं की जानी चाहिए जवानों के प्रति? इस संदर्भ में इतना ही बताना चाहूँगा, हमारे जो भी कार्रवाई होते हैं, जो संवैधानिक प्रक्रिया वो नियम कानून के अंतर्गत ही होते, क्योंकि जैसे जो भी सुरक्षा बल अभियान के लिए जाते हैं उन्हें नियम कानून का उनके एक SOP होते हैं और उसी के अंतर्गत वो अपना कार्य को एग्जीक्यूट करते हैं। किसी प्रकार का कोई गैर कानूनी कार्रवाई करने के लिए ना हमारा इरादा ना हमारा आवश्यकता है, क्योंकि जितना भी जो पुलिस की जो कार्रवाई होते उसके पश्चात उनके अलग अलग तरीके से उनकी जो जांच पड़ताल है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की, माननीय नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की और अन्य जो संवैधानिक संस्था का जो नियम कानून है उसी हिसाब से हमको समय समय पर रिपोर्ट भेजने पड़ते हैं और उसका चेक्स एंड बैलेंसेस काफ़ी सिस्टम रख कर रखते हैं। और जैसा क्षेत्र के जो IG बस्तर P सुंदराजन को इस वक्त आप सुन रहे थे। कन्हैया शुक्ल हमारे सहयोगी, उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान बाकी मेहमान भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। सुशील व्यास जी आपके पास आते हुए, शिवसेना के प्रवक्ता है शिंदे गुट के। सुशील व्यास जी, 5 सीटें बेहद महत्वपूर्ण, रामटेक, नागपुर, भंडारा, गोंडिया, गढ़चिरौली, चिमूर और चंद्रपुर। नागपुर पर तो नितिन गडकरी कह रहे बड़े मार्जिन के साथ जीतूंगा, और सबसे बड़ी बात वो ये कहते हैं कि मैंने अपने वायदे अगर पूरे ना किए हों तो मुझे वोट मत देना। ये कॉन्फिडेंस तो है बीजेपी के नेताओं में, लेकिन अब तो आपके नए साथी वही हैं। आपको कितना कॉन्फिडेंस उनके साथ के साथ महाराष्ट्र में मिलता हुआ नजर आ रहा है? सर आप म्यूट हैं अपने एंड पे शायद। आज की जो 5 सीटों पे मतदान हो रहा है विदर्भा में, मैं आपसे निश्चित रूप से कहने जा रहा हूं कि 5 की 5 सीटों पर एनडीए गठबंधन बड़ी भारी बहुमत से जीतने जा रहा है। चाहे वो नितिन गडकरी जी की सीट हो, चाहे रामटेक हो, चाहे गढ़चिरौली हो या चंद्रपुर हो या गोंदिया हो, ये 5 की 5 सीट, पिछली बार 4-1 था, 1 सीट चंद्रपुर की कांग्रेस ने जीती थी। अपन इस बार वो भी सीट हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, वो मंत्री हैं यहाँ के मंगुटीवार जी, वो जीतने जा रहे हैं। 5 की 5 सीट जो आज मतदान में जा रही है, 5 सीट एनडीए भारी बहुमत से जीतने जा रही है, क्योंकि वर्तमान सरकार का जो कार्यकाल रहा है उससे काफी लोग, धरातल की स्थिति जो हमने आकलन किया है, काफी लोग उससे खुश हैं, उससे संतुष्ट हैं। और प्रधानमंत्री जी का जो एक सपना है 400 बार अब की बार, तो वो उसको पूरा करने में पूरी जनता तन मन से लगी हुई है। और आज जो मतदान होगा बड़े जोश के साथ एनडीए को भारी बहुमत दिलाने के लिए होने जा रहा है। ठीक है सर, मैं लौटती हूँ आपके पास। कन्हैया बेलारी जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस वक्त वो भी मौजूद हैं। कन्हैया जी, आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट और डिफरेंट और इंटरेस्टिंग स्टेट आज उन 102 सीटों में कौन से स्टेट का नजर आता है जहां पर आपकी नजर बनी हुई है? आपके लिए तमिलनाडु ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या क्लीन स्वीप की बात दोहराने वाला राजस्थान है, या पश्चिमी यूपी है जहां पर माना जा रहा है कांटे की टक्कर इस बार विपक्ष देता हुआ नजर आ रहा है? कौन सा स्टेट आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले तो 1.5 घंटा बैठा करके इंतजार कराने के लिए आपको धन्यवाद। माफी चाहूंगी कन्हैया जी, आज का दिन ऐसा है, क्या करें सर। मेरे लिए भी पत्रकार, मैं अजय जी से शुरू करूंगा। अजय जी ने एक बात कही उस चीज से जी, उन्होंने कहा कि विपक्ष जो है वो केवल जनता की निराशा को पकड़े हुए है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि निराशा को ही पकड़ा जाता है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 14 में क्या पकड़े थे? निराशा को पकड़े थे। जनता जब निराश होगी उसी को भी विपक्ष पकड़ेगा, वो भी पकड़े थे। बहुत आशा दिलाया था उन्होंने, अब वो आशा कहाँ गया उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन दूसरी बात कि ये 400 पार की बात करते हैं, कहाँ से 400 पार की बात में? 18, मतलब आप देखिए कि टोटल देश में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित राज्य हैं। 18 राज्यों में चरम पर जीत चुके हैं, बिहार में भी 39 जीते हुए हैं। तो कहां से लाएंगे ये तो वही बताएंगे। और इनके पास अभी जो मुद्दे हैं वो क्या है? राम, सनातन,
बिहार में तो आकर के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी अब परिवारवाद पर बोलते भी नहीं है, इसलिए कि 4 जो सीटों पर चुनाव हो रहा है उसमें एनडीए के चारों परिवारवादी ही हैं, भ्रष्टाचार पर बोलते हैं। तो मैं कहां से ये 400 पार लाएंगे मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मैं बताया कि चरम पर है। और ये जब निराशा पकड़े हुए थे आदरणीय प्रधानमंत्री जी 14 में, तो क्या कहते थे कि रुपया का मूल्य गिर रहा है। कन्हैया जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं अजय कुमार बोल रहा हूं। जी जी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि 400 पार को लेकर तो बहुत टीका टिप्पणी हो रही है, लेकिन विपक्ष के 272 पार के बारे में कोई कहेगा कुछ? किसके पास इतनी सीटें आ जाएंगी कि 272 सीटें आ जाए विपक्ष के पास? तो राहुल गांधी ही बोले कि हमको लगता है कि 180 से पार नहीं जाएंगे। 100 सीट के पार वो नहीं जाएंगे। नहीं, मैं तो ये पूछना चाहता हूं, मेरा सवाल ये है कन्हैया जी, अजय जी, बिहार की चारों सीटों पर प्रधानमंत्री को आना पड़ा है। ऐसा होता है, 4 सीट पर चुनाव हो रहा है और चारों पर प्रधानमंत्री कंपेनिंग के लिए आए, होम मिनिस्टर दो सीट पर आए, राजनाथ सिंह आए, जोगी आए। आप इससे स्थिति बिहार की समझ सकते हैं कि कितनी तगड़ी लड़ाई है। बिल्कुल अच्छी लड़ाई है, लेकिन मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है। मैं अभी तमाम राजनीतिक टीकाकारों से एक ही बात जानना चाहता हूं। हर कोई ये कह रहा है 370 नहीं आएगी, 400 नहीं आएगा। ठीक है, नहीं आएगा, लेकिन कोई ये तो बता दे कि विपक्ष के पास ऐसी क्या रणनीति है कि वो 273 ले आएंगे? क्या कांग्रेस 55 से 200 आ जाएगी? क्या समाजवादी पार्टी 80 में से 60 सीटें जीत सकती है? समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन क्या 40 सीटों में से आरजेडी और उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट फ्रंट 20 सीटें भी जीत सकती है बिहार में? मैं ये पूछना चाहता हूं। चलिए, इसमें कोई शक नहीं है कि एनडीए के बारे में तमाम चर्चाएं हैं। विपक्ष के लिए भी तो कोई सवाल पूछे, आपके पास क्या रणनीति है? अरे रणनीति ही तो है, रणनीति है उन लोगों के पास जो बिहार में रणनीति है। जो तेजस्वी यादव वर्सेस एनडीए के सारे नेताओं के बीच लड़ाई यहाँ बिहार में। वो तो कह रहा है कि 17 महीने में हमने 5 लाख नौकरियां दिया, उसको वो प्रमाणित है, दिया भी। नीतीश कुमार ट्रैक रिकॉर्ड भी कोई चीज होती है ना कन्हैया जी? कोई ट्रैक रिकॉर्ड है बीते 10 साल, 12 साल, 15 साल का कोई ट्रैक रिकॉर्ड है जिसमें हम ये कह सकें कि विपक्ष जो आज भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले इतना मुखर तरीके से अपनी बातों को सामने रख रहा है, उसके पास ये ट्रैक रिकॉर्ड है कि जी हम इस बार कर दिखाएंगे? कोई बेसिस तो होना चाहिए किसी असर्शन का। खोजने का नहीं करता है। अच्छा, ये बताइए कि किसानों की 2022 में आय दुगनी हो जाएगी, हो गई? अब 47 तक ले गए, 47 तक ले गए ना कि 47 तक सब कुछ होगा। आप इनका संकल्प पत्र जो है उसमें बहुत सारी चीजों को इन्होंने हटा दिया। क्यों हटाया आपने? बेरोजगारी को आपने हटा दिया। अब आपने मोदी की गारंटी उसको कर दी। अब 47 में सब होगा, बेरोजगारी की हालत वही है। आप देखिए इसको। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, हम इस बात पर क्यों चर्चा करते हैं और इसी बात पर क्यों फोकस करते हैं कि क्या नहीं हुआ? जाहिर सी बात है, जो नहीं हुआ तो हम सबके सामने है, लेकिन जो हो सकता है, जो उम्मीद की किरण विपक्ष के पास होनी चाहिए, जो एक नैरेटिव विपक्ष के पास होना चाहिए, वो नैरेटिव क्या है? एक मतदाता किस बात को देखकर विपक्ष की तरफ आकर्षित हो रहे कि हाँ मुझे उम्मीद है? अजय जी, इसका जवाब कन्हैया जी से मैं लूंगी, लेकिन इसी बीच में अभिषेक के पास चलेंगे, नागपुर, जहां पर इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं नितिन गडकरी और उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार। आज का दिन हमारा लोकतंत्र का उत्सव है और मतदान करना ये हमारा अधिकार भी है और कर्तव्य भी है। मूलभूत अधिकार और इसलिए सब लोगों ने वोट करना चाहिए। भाई एक मेरी सबको रिक्वेस्ट है, हमारे यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, 12 बजे के पहले ही वोट कर लेंगे, तकलीफ कम होगी। और इस स्वतंत्र के उत्सव के लिए तमाम मतदाताओं को हृदय से बहुत बहुत शुभकामना और शुभेच्छा देता हूं। 400 पार की उम्मीदें हैं, नागपूरचा लढती कडे हो गया, देशाचं लक्ष लागलेलं आहे। 400 पार की उम्मीदें हैं। देखो, नागपुर में मैं बहुत अच्छे मार्जिन से जीतूंगा, ऐसा 100% नहीं, 101% मुझे विश्वास है। और हमारे देश में मोदी जी के नेतृत्व में हम 400 पार होंगे, ये भी पूरा। नितिन जी इस बार लगता है कि जो लास्ट टाइम जो वोटिंग परसेंटेज था वो बढ़ेगा? इस बार मुझे लग रहा है कि पिछले बार 54% था, इस बार 65% के ऊपर जाएगा। हमने 75% का टारगेट रख के पूरी कोशिश की। 5 लाख से जीत रहे हैं आप? निश्चित रूप से जीतूंगा। सर, ये मार्जिन और बढ़ सकता है?
बड़े मार्जिन के साथ जीतूंगा, एक बार फिर से नितिन गडकरी इस बात को दोहराते हुए नागपुर से चुनावी मैदान में, और वहीं पर मौजूद मेरे सहयोगी अभिषेक ओवर टू यू। और फिर से मैं बार बार उस बयान का जिक्र इसीलिए करती हूं क्योंकि बीजेपी ने जो विकास का नैरेटिव सेट किया है, काम वायदे किए गए बातों को पूरा करना है, इसका जो नैरेटिव सेट किया है, एक बार फिर नितिन गडकरी उसी को दोहराते हुए कि मैं बड़े मार्जिन से जीतूंगा और मैंने काम ना किया हो तो मुझे वोट मत देना। और बिल्कुल देखिए ये साफ है कि बिल्कुल नितिन गडकरी देखिए अपने कामों के लिए बारे में जाने जाते हैं और प्रखर कुछ भी वो जो बोलते हैं, यानी जाहिर सी बात है कि वो सोच समझ कर बात करते हैं और डंके के चोट पर बोलते हैं, वो हमेशा लगातार कहते हैं। और यही कारण है कि देखिए जब वो यहाँ पर वोट डालने के लिए आ रहे हैं, उन्होंने पहले ही साफ साफ कह दिया कि फिर से एक बात दोहराई कि बिल्कुल मैं लोगों से इस बात पे कह रहा हूं अगर मैंने काम किया है तो वोट दे हमें। और यही कारण है कि वो जमकर इस बार पहले उन्होंने देखा, आपको याद होगा कि पहले कहा था कि वो चुनाव प्रचार उस तरीके से नहीं करेंगे, लेकिन चुनाव प्रचार नागपुर में वो गली गली तमाम जगहों पर घूमकर चुनाव प्रचार किया, यानी चुनाव प्रचार भी बड़े जोर शोर से उन्होंने चुनाव प्रचार इस बार किया है नागपुर में। तो आप समझिए कि नागपुर की जनता जो है करीबन 23 लाख के आसपास जो वोटर हैं, उस 23 लाख के वोटर पिछली बार की अगर बात करें करीबन उनको 55% के आसपास वोट मिला था। तो इस बार भी उनकी यह इच्छा है नितिन गडकरी की, इस बार तीसरी बार कम से कम भारी मार्जिन जीते। उनका मार्जिन का जो रेट है करीबन वो चाह रहे हैं कि 5 लाख के भारी मार्जिन से वो जीते प्रतिद्वंदी उम्मीदवार से, ताकि एक रिकॉर्ड दर्ज कर सके। लेकिन 2009 तक ये कांग्रेस का गढ़ रहा है अभिषेक, और उसके बाद तीसरी बार जीत का दावा नितिन गडकरी भले ही कर रहे हो, विकास ठाकरे कांग्रेस ने यहां से चुनावी मैदान में इन्हें उतारा है। और जाहिर है कि मामला दिलचस्प इसीलिए है क्योंकि पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ने वाले हैं विकास ठाकरे, जो कि कांग्रेस के यहां से कैंडिडेट हैं। बहरहाल मैं लौटती हूं आपके पास जल्दी से। इस वक्त की एक बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से है। पश्चिम बंगाल में कूच बिहार में पोलिंग स्टेशन पर पथराव की खबर है। कूच बिहार के चंदामारी बूथ पर यह पथराव हुआ है और बीजेपी ने इसको लेकर आरोप टीएमसी पर लगाया है कि टीएमसी ने यह पथराव करवाया है। कूच बिहार के इस पोलिंग स्टेशन पर पथराव की खबर और उसके साथ साथ यहाँ की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं और जाहिर है कि इसकी वजह से पोलिंग बाधित हुई होगी। हालांकि लगातार जो वोटर्स हैं वो पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथ्स पर, कतारें में हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इसी बीच में कूच बिहार की ये तस्वीर जहां पर पोलिंग स्टेशन पर पथराव। और अजय जी, जो पश्चिम बंगाल है वो इस मामले को लेकर हमेशा ही बड़ा सेंसिटिव जोन रहा है। चुनाव आयोग इसके लिए तैयारी जरूर करता है, लेकिन चाहे विधानसभा चुनाव हो या अब लोकसभा चुनाव, पश्चिम बंगाल से इस तरीके की तस्वीरें बड़ी आम हो चली। केंद्र में सरकार बनेगा, 2 मिनट बिल्कुल रिपीट होगा। बिल्कुल ठीक है। पिछली बार से ज्यादा सांसद हमारी जीत के आएंगे। और ये बताइए कि कितने आश्वस्त हैं इस बार जीत को लेके? पूरी मैं आश्वस्त हूँ और आपने देखा लोगों में सुबह लोग आ गए हैं वोट देने के लिए, वोट कास्ट करने के लिए। और बहुत जरूरी है सबको अपने इस मतदान का मत का प्रयोग जरूर करना चाहिए। मैम, मोदी गारंटी मतलब जयपुर के विकास से, राजस्थान के विकास के लिए, जयपुर के विकास के लिए, देश के विकास के लिए, देश को विकसित भारत बनाने के लिए। अरे आराम से 400 थोड़ा नीचे कर। अरे यार आईडी नीचे कर लो, लेने दो यार, अंगूठा लगा लो। वो भैया ऊपर रख यार, पीटेगा यार, फोटो खींच लेने दो यार पहले। अरे बाद में कर लेना यार, पहले फोटो कर लेना। फोटो यार छोटो कर दो, वो आशी दिमाग लगा ही रहने दो, केवल आप आईडी लगाओ। आईडी नीचे कर ले यार। तो आप पहले दिया कुमारी को सुन रहे थे और उसके बाद बाबा रामदेव की प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की गई है। कांग्रेस के नेता प्रभात झा जी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस अपने लिए क्या उम्मीद करती हुई नजर आ रही है प्रभात जी? और सबसे बड़ी बात, एक तरफ बीजेपी 400 बार की बात कर रही है, बहुत सारी ऐसी गारंटी न्याय की बात आपकी तरफ से की गई है, लेकिन जनता के बीच अपनी उस पहुंच को इन मुद्दों के साथ आप कितना मजबूत कर पाए हैं? आपका आकलन पार्टी के भीतर क्या नजर आता है? और खासतौर से फर्स्ट फेज की वोटिंग सेंट्रिक में बात करूं आपसे तो। धन्यवाद। 43 मिनट के बाद आपने वक्त दिया और ये लेवल प्लेइंग फील्ड है। सर मैं क्या करूं, आज ऐसा लगता है प्रभात जी कि मेरा नहीं कोई बात नहीं सर, अरे सर कोई बात नहीं, इतना कोई नाराजगी बरकरार मत रखिए। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि आज मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादातर मेहमान आज मुझसे यही कहने वाले हैं
कि अरे सर इतना नाराज, अरे प्रभात जी इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? एक बात कह रही हूं मैं, एक बात कह रही हूँ, आप बोलो। इतनी मुस्कुराहट के साथ मैं एक बात कह रही हूँ, आपके चेहरे पर शिकन है सर, आपके चेहरे पर शिकन है सर। जिनके पिताजी ने इतना काम किया था भारतीय जनता पार्टी के लिए, और ये भी मंजू जी ने भी बहुत सालों से काम किया, एक आम कार्यकर्ता के तरह काम किया, और उनको पार्टी ने आज इस बार टिकट दिया है, बहुत खुशी की बात है। और महिलाओं को इस बार 5 टिकट दिए हैं बीजेपी ने, और आगे भी आपने देखा 33% आरक्षण भी महिलाओं को दिया है। बहुत बड़ा महिलाओं के अंदर तो मुझे लग रहा है कि कोई डाउट नहीं है, महिलाएं जब ठान लेती हैं तो घर का एक एक व्यक्ति वही डिसीजन लेता है, क्योंकि जिस तरह से और इससे पहले किसी ने सोचा ही नहीं था महिलाओं के लिए, कहाँ किसी ने सोचा था कि गैस कनेक्शन, अब तो डायरेक्टली गैस पाइपलाइन मिलेगी, पानी मिल रहा है, सड़क मिल रही है, बिजली मिल रही है, और क्या चाहिए आपको? अच्छा पूरी तरह से हेल्थ सिक्योरिटी मिल रही है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में, हम लोग भी पूरी तरह से महिलाओं के लिए स्पेशली जहां सिक्योरिटी की बात आती है, जो कि पिछली सरकार में बिल्कुल नहीं थी, उस पे हम लोग ध्यान देंगे, एजुकेशन पे ध्यान देंगे, सारी जो योजनाएं हैं केंद्र की उसको इम्प्लीमेंट करने पे ध्यान देंगे, सड़कों पे ध्यान देंगे, हर चीज पे हम लोग पूरी तरह से ध्यान देंगे। और आप देखिएगा बहुत जयपुर स्मार्ट सिटी बनेगा। जयपुर स्मार्ट सिटी ऑलरेडी है, लेकिन यहाँ पर देखा आपने 5 साल में कोई भी काम नहीं हुआ। जो भी हम लोग हमारी सरकार ने काम किया था उसके इन्होंने पानी फेंका। कोई फाइट नहीं। तो लोकतंत्र का महापर्व और भारत 24 की विशेष कवरेज लगातार जारी है। मेहमानों का खास पैनल है, प्रतिक्रियाएं बीच में आती रहेंगी, इसीलिए मेहमानों के पास जाने में थोड़ा